सो टुडेज टॉपिक इज एटम एंड न्यूक्लाई। इसमें सिलेबस का क्या पार्ट है अकॉर्डिंग टू आईएससी बोर्ड। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ना है हमें। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग एक्सक्लूडेड, मतलब हमें जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पढ़ना, बट उसका कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिए अबाउट द मॉडल ऑफ एटम, वो पढ़ना है। बेस्ड ऑन जीजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा स्कैटरिंग, न्यूक्लियर रेडियस पढ़नी है। मतलब न्यूक्लियर की रेडियस का फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है, इवन इन टर्म्स ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस। कि हम लोग किसी पॉजिटिव पार्टिकल को, जो कि अल्फा पार्टिकल है, इसको किसी न्यूक्लियस के कितने करीब भेज सकते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, उस टर्म में हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। ऑब्टेनिंग बाय इक्वेशन डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। फिर हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर ओनली जनरल क्वालिटेटिव, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड मास नंबर, जो हम लोग 9th-10th में पढ़ के आए हैं। देन वी हैव टू स्टडी अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लीडिंग टू बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिंपल सा लॉजिक, हमें बोहर्स थ्योरी पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ इन लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज। देखिए ये पार्ट आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज विद द हेल्प ऑफ बोहर्स पॉस्टुलेट की मदद से जो उसकी वेवलेंथ वाला निकला था, वो हमें फॉर्मूला निकालना है। रिडबर्ड कांस्टेंट पढ़ना है। रिडबर्ड कांस्टेंट में से हम इसका रिडबर्ड कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसकी वैल्यू याद करेंगे। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पॉस्टुलेट, जो बोहर्स की थ्योरी थी, वो पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसी इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिट में घूमने में जो वेलोसिटी होती है उसका डेरिवेशन करना है। सिर्फ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, और डेरिवेशन सिर्फ रेडियस का हम लोग को पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ई, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। जो लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट है, तो उसी के लिए कह रहे हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पढ़ना है। एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अब कह रहे हैं यूज नैनोमीटर एंड नॉट एमस्ट्रॉन्ग फॉर द यूनिट ऑफ लैम्डा। इस चैप्टर में जो वेवलेंथ हम लोग पढ़ेंगे वो नैनोमीटर के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो फाइनल यूनिट पूछी जाएगी आंसर की, वो नैनोमीटर में पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यूमेरिकल में कि आपको आंसर नैनोमीटर में देना है, तो ही आप मेंशन करें, वरना एसआई यूनिट में ही आप वेवलेंथ निकाल के छोड़ सकते हैं। तो लेट्स सी द चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है एटम ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर्स थ्योरी में जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट का पूरा थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंक्लूजन देखना, बट हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एक गोल्ड की फॉइल को अल्फा पार्टिकल के पाथ पर रख दिया, तो ये देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गुजर जाते हैं विदाउट डेविएट हुए। मतलब जब गोल्ड फॉइल से बाहर निकलते हैं तो इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड से कोटेड एक स्क्रीन लगी होती है। तो जब अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन पर गिरते हैं तो वहां पे फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। इसकी मदद से ये पता चलता है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि द मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज हॉलो, यह कह सकते हैं एटम इज हॉलो। ठीक, फिर दूसरी चीज के बहुत कम अल्फा पार्टिकल होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं एट डिफरेंट एंगल। अब डिफरेंट एंगल वो मोर देन 90 डिग्री भी हैं, एट 180 डिग्री भी है, और मतलब अपने पाथ पर वापस लौट भी आते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी
मतलब अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी एटम के अंदर सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत डेंस है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड कर दे रहा है, टकरा रहा अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा है। तो इट्स मीन कि अल्फा पार्टिकल को जो स्कैटर करने वाला पॉइंट है वो बहुत डेंस है। दूसरी चीज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज ये पता चली, जो सेंटर पॉइंट है किसी एटम का, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब किसी एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास उसके एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब देखिए इसके जो कंक्लूजन है वो पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो लिखा हुआ है पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट वे थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं विदाउट बीइंग अफेक्टेड इन एनी वे, और उनमें अफेक्शन मतलब वो बिना अफेक्ट हुए क्रॉस कर जाते हैं। फ्रॉम दिस, इससे रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, एटम इज मोस्टली हॉलो। तो ये एटम इज मोस्टली हॉलो है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन में आपका ये चीज मेंशन होना जरूरी है। तो पहली चीज आप याद रखिए कि दैट ऑल, यहां से आप याद कर सकते हैं कि दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज मोस्टली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, अगर आपने इतना भी लिखा है तो ये एक पॉइंट कंप्लीट माना जाएगा, और एटम इज मोस्टली हॉलो इनसाइड। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल and their angular distribution was defined. Now, since alpha particle are positively charged, the part of the atom deflecting them must also be positive. क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सेंटर पार्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। ऑन दिस बेसिस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द होल, अब ये जो लिखा है, द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन आ वेरी स्मॉल स्पेस। ये सेकेंड पॉइंट है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, एटम इज मोस्टली हॉलो फ्रॉम इनसाइड, होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक, और ये स्मॉल स्पेस जहां पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, तीसरा कंक्लूजन है, वो यहीं से आप ये मार्क कर सकते हैं, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस ऑफ एट द सेंटर ऑफ द एटम, दिस स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है आपके कंक्लूजन के लिए। तो अगर पूछा जाता है राइट डाउन द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के ये तीनों पॉइंट मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यह है कि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किसी एटम के न्यूक्लियस तक कितना करीब फेंक सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है। तो देखिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं। पहले सपोज करिए एक हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें Z प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो मतलब इस न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस Ze। इसकी तरफ हमने एक अल्फा पार्टिकल को फेंका। अब ये अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इस पे जो चार्ज होगा वो भी 2e के बराबर होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जिस एनर्जी या जिस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, उस वेलोसिटी या उस एनर्जी से इस न्यूक्लियस के कितने करीब तक जा सकता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है, एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Ze ये न्यूक्लियस का चार्ज हुआ, और इंटू 2e ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज हुआ, अपॉन R0। R0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो U इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² अपॉन R0।
ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के जब बराबर हो जाएगा तो अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ जाना बंद कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है अल्फा पार्टिकल की? दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस। सो इट्स मीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन आर नॉट। तो हमें आर नॉट का फॉर्मूला डेवलप करना था। तो अगर किसी अल्फा पार्टिकल को के एनर्जी से प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze² अपॉन के। एक तो ये फॉर्मूला पता चला। ये फॉर्मूला तब हम एप्लीकेबल करेंगे जब हमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता हो। अब काइनेटिक एनर्जी या तो हाफ mv² की मदद से निकाल सकते हैं या फिर हम काइनेटिक एनर्जी हमें एज इट इज दी गई हो या मोमेंटम दिया हो तब निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। तो देखिए, ये क्लास 6, 7, 8 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So the nucleus has proton and neutron. The nuclear particle, proton and neutron are called nucleons. तो nucleons क्या चीज है? अगर आपसे पूछा जाए कि what is nucleon, तो nucleon is the particle which lie inside the nucleus. Those are proton and neutrons. ठीक है। अब atomic mass क्या है? The protons give positive charge to the nucleus while the प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर गिव इट्स मास। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है वो इसको पॉजिटिव चार्ज देता है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास टुगेदर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस या एटम का मास। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। या सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं the number of proton and neutron lie inside a nucleus of an atom is called mass number। ठीक। अब आते हैं एटॉमिक नंबर। the number of protons is called atomic number। न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एटम के प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें मास नंबर पता चल गया, एटॉमिक नंबर पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए, इसके 3 पॉस्टुलेट हैं। कहीं कहीं इन 3 पॉस्टुलेट को 4 में तोड़ करके बताया जाता है, बट 3 में ही हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के में कुछ कमियां थी, जिसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के आपके 3 कंक्लूजन है। पहला पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर हर पॉसिबल डिस्टेंस में नहीं घूमते, किसी पर्टिकुलर पॉसिबल डिस्टेंस की ऑर्बिट में घूमते हैं। मतलब अगर हम देखें, ये न्यूक्लियस है, यहां से लेकर यहां तक इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हम बना सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस की ऑर्बिट में ही घूमते हैं। ये पहला पॉस्टुलेट है। अब किस ऑर्बिट में घूमेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। ये देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, फिर से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी m एंड रिवॉल्विंग with the speed of v and the orbit of radius is r, then the angular momentum that will be mvr। तो according to Bohr's postulate क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर डिस्टेंस की ऑर्बिट में घूमेंगे जहां उसका एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर होगा? n क्या है? इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 इन्फिनिट, ठीक है। n h/2π। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। 2π भी कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर n इज एन इंटीग्रल। अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, मान लीजिए इस पॉस्टुलेट के लिए, और अगर आप n को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज n एक्चुअली, तो आपको 2 तरीके हैं डिफाइन करने। या तो लिख दीजिए n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या लिखिए n इज इंटीग्रल नंबर, ठीक है, एंड इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड पॉस्टुलेट कहते हैं।
सेकेंड पॉस्टुलेट ये कह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो मीन्स एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि उसकी हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो धीरे 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 न्यूक्लियस के करीब आएगा और गिर जाएगा। यही रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक था। बोहर्स ने इस मॉडल में एक करेक्शन ये किया कि दैट वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वाइल रिवॉल्विंग स्टेबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्पाइट ऑफ देयर एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होते हैं मगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। हेंस द एटम रिमेन्स स्टेबल एंड इज सेट टू एग्जिस्ट इन स्टेशनरी स्टेट। ठीक, तो आप सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे, while revolving in stable orbits the electrons do not radiate energy in spite of their acceleration toward the center of orbit। फिर तीसरा पॉस्टुलेट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए अगर हम कहें कि स्टेबल स्टेट में ही हमेशा रहता है, इट डज नॉट मूव फ्रॉम द स्टेबल स्टेट, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन बन ही नहीं सकता था। तो दो एटम तभी मिलते हैं जब उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयरिंग हो। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और शेयरिंग तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़े या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में आए। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट से निकलना या ऑर्बिट में आना डिपेंड करता है एनर्जी पर। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी खाता है तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है और वहां बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रुकता है, दैट इज 10⁻⁻8 सेकेंड। और उसके बाद क्योंकि उस स्टेट पर वो बना नहीं होता उस स्टेट पे रहने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लॉस करके वापस नीचे वाली स्टेट में आता है। तो जब वो नीचे वाली स्टेट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया था इस वाली स्टेट में, यहाँ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुका, दैट इज 10⁻⁻8 सेकेंड, और वापस जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल में। और यहाँ जब वो जंप करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये एनर्जी क्या, मतलब हमारा गामा रे हो सकती है, एक्स रे हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, इस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट कर देता है। तो वही कह रहे हैं, व्हेन एटम रिसीव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड देन वन और मोर ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स लीव्स इट्स ऑर्बिट एंड गोज टू सम हायर ऑर्बिट। फिर इसके बाद लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट stays only for 10⁻⁻8 second and return back to the lower orbit. While returning back, the electron radiate energy in the form of electromagnetic waves. अब ये टर्म क्यों इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि उसकी सेकंड पॉस्टुलेट में कह रहा था while revolving in these orbit electron does not radiate energy। तो भैया अगर एनर्जी रेडिएट नहीं करता है तो फिर हमें एटम से स्पेक्ट्रम लाइन मिलने का क्या रीजन था। तो किसी एटम से स्पेक्ट्रम लाइन जो मिलती हैं वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से जब एनर्जी खाता है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को खाकर हायर ऑर्बिट में जाता है, वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकेगा और वापस अपनी लोअर स्टेट में आएगा। और जब वो जंप करता है वापस, तो जितनी एनर्जी वो बाहर से खाता है उतनी एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसकी मदद से जो स्पेक्ट्रा है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रा, वो एक्सप्लेन किया जा सका। अच्छा, इस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। मान लीजिए हायर स्टेट में एनर्जी है E2, लोअर स्टेट में एनर्जी है E1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन H, ये कहलाता है बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का सेंस ये है कि ये एक्चुअली बोहर्स की थ्योरी लग तो सभी एटम में जाती है, बट मोस्टली ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये थ्योरी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पॉसिबल है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जैसा दूसरा एटम तो मिलेगा नहीं हम लोग, या हम कहें कि कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन जैसा स्ट्रक्चर लिया तो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, तो हमें किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ये सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमें क्या डेरिवेशन करना है इस r के लिए,
प्लस इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसकी जो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इसका भी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, और जब इसका करेंगे तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भी समझेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पॉस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्किल में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। देखिए, ये दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, और वो अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, या हम कह दें ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू mv²/r। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे मान लीजिए Z प्रोटॉन थे, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? Z हुई। तो इसकी और इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा 1/4πε0 ZE/E/r²। तो अगर हम r से ये स्क्वायर कैंसिल कर दे तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है mv² = ZE²/4πε0r। नाउ अगर हम r के लिए इसको प्रिंसिपल बना दें, यहां से देखिए ये एक फॉर्मूला बन चुका था, अब यहां पे एक दूसरा है। बोहर्स का जो क्वांटाइजेशन लॉ है वो ये कहता है कि दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh/2π। तो अब हम यहाँ से अगर हम देखें तो व्हेन n इज इक्वल टू 1 2 3 इज क्वांटम नंबर, स्क्वायरिंग द इक्वेशन 2 एंड डिवाइडिंग बाय द इक्वेशन 1। मतलब अगर हम इसको ऐसे करें, देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आई है? दैट इज mv²/r is equal to 1/4πε0 ZE/E/r²। यहां से बना mv² is equal to ZE²/4πε0r। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 हम लोग निकालते हैं, बिकॉज mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इस क्वेश्चन 2 को स्क्वायर कर दें, ठीक, और स्क्वायर करने के बाद हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m²v²r² इज इक्वल टू n²h²/4π²। ठीक, अब हम इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m²v²r² अपॉन इक्वेशन 1 क्या थी? दैट इज mv²। mv² इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू क्या है? ये तुम ये रखेंगे n²h²/4π² होल अपॉन mv² की वैल्यू क्या थी? ये, तो ये रखेंगे दैट इज ZE²/4πε0r। अब देखिए 4 से ये 4 कैंसिल कर देंगे, पाई से ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे, ठीक, m से ये स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, v² से v² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास r² इंटू m इज इक्वल टू बचेगा, देखिए n² h² और नीचे से ε0 r ऊपर चला जाएगा, ε0 r अपॉन नीचे बचेगा ZE²π। ठीक, अब देखिए r से ये हम स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और m को नीचे भेज दें, तो हमारे पास r इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n²h² अपॉन ZE²πm। ठीक, या कह सकते हैं इसे कि दैट इज r इज इक्वल टू बन गया हमारे पास n²h² अपॉन πm ZE²। दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसकी मदद से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r की इस वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो हमें
या सॉरी इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। आर की ये जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली है, हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया है दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू क्या था, दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई। अगर आर की इस वैल्यू को यहाँ रख दें और एम को प्रिंसिपल बनाते हैं तो एम वी इंटू आर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखिए एन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक। बाकी सारी चीज पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे बचा जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर चला गया तो जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए क्या आएगा, एन एच एप्सिलॉन नॉट ये आया एंड यहाँ का बचा 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं था, आपके पास सिर्फ आपको डिराइव करना था आर के लिए। तो ये इक्वेशन डिराइव करके सीख सकते हैं, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं टोटल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी देखिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो तरह की एनर्जी होंगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम v की इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, दैट इज m से m कैंसिल भी कर सकते हैं, आई थिंक m भी आएगा, नहीं m नहीं आएगा, इसको हम सीधे लिखेंगे 1/2 को 1/4 लिख देंगे, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझेंगे। देखिए सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, हमें इसको डिराइव नहीं करना, बट हम बता देते हैं। देखिए क्योंकि हमारे पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आई थी, दैट इज जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने पीछे डिराइव की थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक। अब आते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस पे चार्ज, जैसे यहाँ बताया कि न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई है, ठीक, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस सिस्टम की, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, और देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है, अपॉन आर, ये रेडियस है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जस्ट डबल होती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस ट्वाइस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, बोर्ड्स के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलेगा दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए टोटल एनर्जी ई बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब देखिए ई बराबर इज इक्वल टू दैट इज
जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/8 माइनस 1/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एलसीएम ले लेंगे 8, 1 माइनस 2, तो देखिए 1/8 माइनस का बचा, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। अब देखिए इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या है। जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये 3 रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए आता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ हमें फॉर्मूला समझना है, इसका डेरिवेशन नहीं समझना है। तो जब हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तो वो किस वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/λ जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ आर क्या है, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ट कांस्टेंट, और रिडबर्ट कांस्टेंट आर बराबर क्या होता है me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। देखिए रिडबर्ट कांस्टेंट ये लिखा हुआ है एंड इसकी वैल्यू आप क्या होती है 1.090 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू और इसका ये फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब किसी स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल के हायर स्टेट में जाए या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आए तो जो लाइट या जो वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, दैट इज 1/λ जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 1, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो फाइनल फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हो जाएगा 1/λ आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसकी मदद से हम लाइमन, बामन, पास्चन और ब्रैकेट के फॉर्मूले को देखेंगे। तो देखिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हम लोग समझेंगे पहले। देखिए जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो जो स्पेक्ट्रम देगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर गिरता है, मतलब ऊंची ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर गिरता है, तो जो लाइट या जो वेव प्रोड्यूस करेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ये याद रखिएगा। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, मतलब निचली ऑर्बिट से ऊपर की ऑर्बिट में जाएगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जाएगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और स्पेक्ट्रम देता है, उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका उल्टा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको जाने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं होगी, बल्कि अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को एमिशन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये 2 चीज याद रखना है। अब देखिए 5 तरह की हमारे पास सीरीज होती हैं। ये सीरीज के नाम याद रखने, इसके फॉर्मूले याद रखने। तो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन साइंटिस्ट का नाम है। लाइमन सीरीज के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल से, मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल, मतलब हायर ऑर्बिट में जाता है, तो जो लाइट या हम कहें वेव प्रोड्यूस करेगा उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू शुरू होगी 2, 3, 4, मतलब 1 नहीं आएगा इसमें। फिर उसके बाद आता है बामन सीरीज। बामन भी साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज 1/। अब इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो जो सीरीज निकलती है स्पेक्ट्रम की उसे बामन सीरीज कहते हैं। दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब यहाँ n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5। फिर आता है पास्चन।
1/λ इज इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, 3 नहीं आएगा। फिर आता ब्रैकेट 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, दैट इज 5 6 7। फिर आता फुंड 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या 6 7 8। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में होती है, ये विजिबल लाइट में होती है, और ये तीनों इंफ्रारेड कहलाती हैं। ये तीनों इंफ्रा कहलाएंगी, इंफ्रारेड में आती हैं, ये विजिबल में आती है, और ये आता है अल्ट्रा वायलेट में। मतलब लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, बामन सीरीज विजिबल लाइट होती है, पास्चन ब्रैकेट और फुंड इंफ्रारेड रेडिएशन में हमें मिलता है। अब इसका आता है डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम सेपरेट भी पूछा जा सकता है और मिक्स भी पूछा जा सकता है। सेपरेट में वो ये कहते हैं, दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, कौन सी सीरीज पूछ रहे हैं, लामन, बामन, पास्चन ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। अब ये देखना है कि वो एमिशन पूछ रहे हैं या एब्जॉर्प्शन पूछ रहे हैं। तो जब एमिशन होगा तो एरो एमिट कब करेगा, जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तब वो एमिशन स्पेक्ट्रम देगा, और तो एरो नीचे की तरफ लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एमिशन स्पेक्ट्रम में एरो नीचे की तरफ लगते हैं, और जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है तो एरो नीचे न लगाकर ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है और हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक। तो देखिए लाइमन सीरीज क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए या ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाए तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, ठीक है। बामन सीरीज कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट से हायर स्टेट में जाता है तब बामन स्पेक्ट्रम मिलता है या बामन सीरीज मिलती है। एरो हमने बताया, अगर एमिशन है तो एमिशन कब होगा, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एरो नीचे, और एब्जॉर्प्शन जब वो एब्जॉर्ब करता है तो नीचे से ऊपर, मतलब एरो ऊपर की तरफ। पास्चन सीरीज में क्या होता है, जब वो हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो जो सीरीज लाइन मिलती है वो पास्चन सीरीज कहलाती है। ब्रैकेट में क्या होता है, जब वो हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ ऑर्बिट में आता है तो उसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और फुंड सीरीज कब बनती है, जब हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ ऑर्बिट में आए। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, बनाना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए लाइमन, बामन, पास्चन ब्रैकेट एंड फुंड, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन एन एटम कम्स डाउन फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन द एमिटेड स्पेक्ट्रम, एमिटेड या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। किस रीजन में मिलता है, अल्ट्रा वायलेट में, ये पहले ही बता दिया। बामन है, when an atom comes down from the some higher energy level to the second energy level, then the line spectrum is obtained and that is of a visible part. इसी तरीके से पास्चन में क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड रीजन में आता है, और फुंड भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। ये फॉर्मूले बता दिए, ये याद कर लीजिए। लास्ट पार्ट आता है इसमें अब्जॉर्प्शन, ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एटम। ये हम बता ही चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो एरो ऊपर, एमिशन में एरो नीचे, एब्जॉर्प्शन में एरो ऊपर लगाते हैं। एक छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। देखिए, इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही वैलिड है, हाइड्रोजन जैसे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आयरन के लिए लगाएं तो ये वैलिड नहीं है। When spectrum line is observed under a high resolving power spectroscope, it is found to be made up of a number of closely spaced line. बोहर थ्योरी, मतलब जब हम हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो देखते हैं कि एक लाइन के अंदर भी कई सारी लाइनें छुपी हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। बोहर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन में रिलेटिव इंटेंसिटीज दिखती हैं, तो ये भी बोहर्स एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। बोहर एक्सपेरिमेंट से एक और ड्रॉबैक है, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग मैटर वेव में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, तो बोहर्स इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता, ठीक। ये सिलेबस
ये चैप्टर हो गया है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।